तेरी शोहरत न कोई देखेगा, बस तू और तेरे कर्म होंगे, तेरी ताकत न कोई देखेगा, बस तू और तेरे कर्म होंगे, तेरी ताकत न कोई देखेगा। तू छोड़ दे ये अभिमान, तू छोड़ दे ये अभिमान, तू पगले यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना है, यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना है। तो सीताराम सीताराम बोल, ये दुनिया है 2 दिन का मेला, सब चला चली का खेला, ये दुनिया है 2 दिन का मेला, सब चला चली का खेला, मतलब की भरी दुनिया छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा अकेला। तू छोड़ दे ये अभिमान, ये झूठी जग की रीत, तू क्यों ना जाने इसकी रीत, यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना है, यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना है। और अंत में, यहाँ सब तेरे रिश्ते हैं लेकिन वहां रिश्ते न नाते होंगे, यहाँ सब तेरे रिश्ते हैं लेकिन वहां रिश्ते न नाते होंगे, जिसे अपना समझता है पगले वो वहां के न साथी होंगे, तेरे श्वास बड़े अनमोल, तेरे श्वास बड़े अनमोल, तू क्यों ना जाने इनका मोल, यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना, यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना। मत बोल तू झूठे बोल, मत बोल तू झूठे बोल, बोल यहाँ से एक दिन जाना है, हरि को मुंह दिखलाना, यहाँ से एक दिन जाना। आपने बनाया लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी भजन। कहते भूखे भजन न होए गोपाला। तो ठीक है, पेट का भरा होना जरूरी है, लेकिन भजन होता रहे तो वो भी एक आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन। क्या और वो आत्मा का जो भोजन है, इसीलिए इसी भाव से मैंने आमंत्रित किया था, कहते हैं बहन मेरी कपराल जी को। हमारे पास एक से एक गुदड़ी के लाल है, भाई सुधीर जी बैठे हैं, कहते हैं इनका भी हम आनंद लेंगे, लेकिन अभी आनंद लेंगे। इतना ही बैठने में आनंद आ रहा है, बोलने से ज्यादा आएगा। मैं बिना किसी लाभ इफेक्ट के आमंत्रित करना चाहूंगा आज भी प्रोफेसर मुकुल शर्मा जी को, कि जो कुछ भी हम इस प्रयास में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में हम किस रूप में अपने को स्वस्थ रखें, उसके बारे में अपना उधर अपना भाव रखें।
हाँ जी। अच्छा, दूसरा है क्या? हेलो। हेलो। हाँ, यस, ठीक है। ठीक। सभी को मेरा, हाँ, चलिए मेरा चलिए बोलिए। सभी को मेरा प्रणाम। अभी कुछ दिन पहले मदन भाई ने एक अनुरोध किया कि हम लोग एक यहाँ गोष्ठी करने जा रहे हैं वेलनेस के ऊपर। हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, वेल रहना चाहते हैं। वेलनेस भी शायद मैंने सोचा कि मैं तो एक दूसरे ही परिपेक्ष में काम करता हूँ। इस विषय पर मैं क्या बोल सकता हूँ, पर थोड़ा मैंने भी मनन किया। और जो कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मेरे अपने अनुभव होंगे। शायद ये ज्यादा अच्छा था। अच्छा अच्छा। मेरे अपने अनुभव होंगे, और अनुभव इस क्षेत्र में कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि वेलनेस, और वेलनेस किस चीज की? तन, तन और मन। तन और मन में, तन के लिए तो मैं यहाँ देखता हूँ गायलैंड में हम सभी लोग, ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि टहले निकलते हैं। ये तन के लिए करते हैं। और हमारे यहाँ योग के 3-4 शिविर लगते हैं, वो भी तन के लिए ही लगते हैं। तो हम मन के लिए क्या करते हैं? और शायद मन के स्वास्थ्य के लिए आज सारी दुनिया में प्रयास हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं। हम देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग चल रही है, हमारे यहाँ लाफ्टर क्लब चलते हैं, हमारे यहाँ क्लैपिंग क्लब चलते हैं। तो ये सब चीजें शायद मन के लिए करने की कोशिश करी जाती है। अब मन में एक समस्या आती है कि सबसे द्रुतमान चीज यानी सबसे गतिमान चीज दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो हमारा मन है। मन बहुत ही चंचल है। एक क्षण में हम अपने यहाँ बैठे हैं और हम मंगल ग्रह तक सोच सकते हैं, जा सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। तो इस गतिमान मन को हम कैसे कंट्रोल करें या अपने पकड़ में ला सकें? अगर इस गतिमान मन को अगर हम अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और इसका उदाहरण मैं दूंगा, क्योंकि मैं विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ी शक्तिशाली चीजों में हाथी आज की तारीख में सबसे बड़ा जानवर है, जो जो जमीन पर रहता है। जब उसको कंट्रोल नहीं किया गया था, या जब उसको कंट्रोल कर लिया गया, तो हमने क्या क्या कर लिया। यानी कि बड़े से बड़े पहाड़ और शिलाएं हमने हिला दी, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाए। मंदिर बनाने में हाथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इच्छा शक्ति राजाओं की रही, धन जनता का रहा, और शक्ति हाथियों ने दी। ऐसे ही घोड़े थे। जब घोड़े इस धरती पर चल रहे थे, चारों तरफ घूमते रहते थे, तो उनको पकड़ना आसान नहीं था। वो भी बहुत गतिमान थे। पर जब उनको कंट्रोल कर लिया गया तो बड़ी बड़ी सेनाएं बन गई और राज्य बने। तो ऐसे ही हमारा मन भी है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही गतिमान है, परंतु बहुत ही चंचल है। और इस चंचल मन के कारण हमारी हमारी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। आज के समय में हम बार बार ये कहते हैं योग, लोग बैठते हैं तो योग में सबसे बात जो बात कही कि समाधि की स्थिति तो प्राप्त कर सकें। जब हम समाधि की स्थिति में आते हैं तब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या घोड़े को कंट्रोल कर लिया, उन सबसे क्या पाया? या जैसे गाय भी जब थी पहले घूमती रहती थी, जब हमने इसको कंट्रोल करा तो देखिए दूध दही से भर गई ये धरती, और हम सब लोग स्वस्थ हैं और उसका उपयोग करते रहते हैं। अगर हम मन को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। तो अब क्या है कि हमारे पास कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि हम विचलित होते रहते हैं, और उसको हमें कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम अपना मन कंट्रोल करें। क्या इसका कोई एक ऐसा दवा बन सकती है? शायद दवा नहीं बनाई जा सकती है। दवा है सिर्फ हमको अपने सारी चीजों को रोक करके अपने को थोड़ी देर, जैसे कहा जाता ना, एक वाक्य है संस्कृत में, जो कुछ भी इस संसार में है उसको हमको त्याग पूर्वक उपयोग करना। कहा था तेन त्यक्तेन भुज्यता। यानी कि जो भी चीजें हैं, यानी मन हमारा इच्छा करता है कि आज मुझे मिठाई खानी है, पर हम ज्यादा खाएंगे तो शायद डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही किसी चीज के लिए, चाहे वो समाज के अंदर होने वाली कोई भी घटना है, अगर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, लिप्त होना जरूरी है, पर किस लिमिट तक होना है, ये हमें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सीखना। मन से, मन तो बहुत कुछ चाहेगा, हर तरीके के व्यसन चाहेगा, वासना चाहेगा, पर अगर उसमें हम रोक लगा सकेंगे तो हम स्वस्थ हो सकेंगे। और अगर हमने रोक नहीं लगाया तो वो एक व्यसन या हमारी व्याधि का कारण हो सकता है। तो मन को कंट्रोल करना यानी कि वेलनेस में तन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मन आपको खुद करना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं कि हम उसको त्याग पूर्व, कोई भी चीज है,
त्याग पूर्वक उसका उपयोग करिए। एक सूत्र तो मैंने कहा ना कि तेन तक्तेन भुजी था, और एक और थे हमारे यहाँ गुरु, चारवाक थे। चारवाक का कहना था कि जो कुछ भी है, यानी कि हमको अगर कर्ज भी लेना पड़े तो मौज करनी चाहिए। वो कहते थे, क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृता घृतम पीवे, यानी कि हमको जीना है और मस्त होकर जीना है, और चाहे उसके लिए मुझे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, घी जरूर पियेंगे हम। फिर एक ये भी स्थिति है, और एक स्थिति है कि जो कुछ भी है उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो। तो शायद जो चारवाक ने कहा था, अगर हम उसको त्याग पूर्वक उपयोग करेंगे तब हम अपने मन के कंट्रोल की तरफ जा सकेंगे। और अगर हम उनको छोड़ना शुरू करें, छोड़ना भी कितना छोड़ना शुरू करें जिससे कि हमको भी नुकसान नहीं हो, समाज को नुकसान नहीं हो। जैसे हाथियों को हमने पकड़ा, हमने क्या बताया कि हाथियों को कंट्रोल करा गया, तो हाथियों को कंट्रोल करने के बाद हमने क्या करा कि हमने बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो ऐसे ही हमारा मन जो है बहुत सूक्ष्म है, पर वो हाथी से भी बड़ा शक्तिशाली है। उस शक्तिशाली मन को अगर हम किसी तरीके से भी रोक सकें, किसी तरीके से भी कंट्रोल कर सकें, और वो कंट्रोल तभी हो सकता है जबकि हम उनको उनको बिल्कुल उनसे निर्लिप्त हो जाएं, किसी तरीके से उसके साथ आसक्ति नहीं हो। अगर आसक्ति हुई तो हम शायद अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और मन कंट्रोल नहीं होने के कारण ही बहुत सारी व्याधियां हमको लग जाती हैं। वो व्याधियां किसी भी तरीके से हो सकती हैं, हम उससे परेशान रहेंगे, हमारा मन जो मस्तिष्क है वो विचलित होता रहेगा, और हम हमेशा भागते रहेंगे ऐसी मृग तृष्णा की तरफ जो कि हमको कष्ट ही देगा। अगर हमको अपने आप को, मन को कंट्रोल करना, शायद गीता में भी यही भगवान ने कहा है कि आप मन को अगर कंट्रोल कर लेंगे, मन को अपने अपने नियंत्रण में ले आएंगे एक अच्छे अश्वारोही के तरीके से। ये आपको करना है, मन आपका है और आपके शरीर के अंदर है, पर उसको दिमाग से आपको कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल करना, शायद उसको मैं नहीं समझ पाता हूँ कि शायद उसका कोई क्लासरूम होता है, उसको आपको बैठ करके शांत होकर के, मैंने कहा ना कि जैसे सब चीजें छोड़ दीजिए, छोड़ने की जब हम निर्लिप्ति की तरफ जाएंगे तभी हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर हमने ये सोचा कि हम बैठे बैठे साधना तो कर रहे हैं, और साधना के साथ हमारा मन आसक्ति में लग रहा है, और आसक्ति में लग रहा है, तो हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते उसके अंदर, हम उसके अंदर कुछ कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। जब आज हम लोग को क्या कहते हैं, अभी सवेरे यहाँ पर आते समय हम लोग को अभी सबको एक एक पेड़ दिया गया, तो एक बहुत अच्छी सी बात है। सब लोगों ने बार बार कहा कि कार्तिक के महीने में तुलसी दी जा रही, बहुत ही अच्छी चीज है, जाहिर सी बात है। इस समय तुलसी का विवाह भी होता है, और हम सब बाराती के तरीके से आए हुए हैं, और बारात में आया हुआ हर बाराती जो है वो अपने ढंग से सोचता है। उसको उस बारात में आनंद लेने के लिए कोई खाने के लिए आता है, कोई अपने अच्छे कपड़े दिखाने के लिए आता है, और कुछ कुछ और चीजों के लिए आते हैं। तो लोग आते हैं वहां पर, हम भी सब बाराती के तरीके से आए हुए हैं, परंतु हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जिस दूल्हे के लिए आए हैं, जिस दुल्हन के लिए आए हैं, हम अगर उधर की तरफ जाते हैं, हम अपनी चीजों को छोड़ सकें। हम आए जरूर बाराती बन करके हैं, पर अगर हम अपनी ही चीजों के लिए करेंगे तो शायद तुलसी का विवाह उतना उतना सफल नहीं होगा। ऐसे ही आपने आज हम लोग को हरी हरी पट्टी बांधी है, ये हरी पट्टी शायद हमको ये ऐसा एहसास दिला रही है कि ये धरा तभी अच्छी हो सकती है जब ये हरी भरी रहे। बिना बिना हरे भरे रहे हुए ये धरा अच्छी नहीं हो सकती। ये सूखी हुई धरा धरा जो है बंजर ही होगी। उसको हरा बनाने के लिए ऐसे ही अपने मन को हम कंट्रोल करेंगे तो मन हमारा होगा, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत रहेगा, और शांत मस्तिष्क से ही हम कोई भी सृजन कर सकते हैं। सृजन करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम शांत रहें। शांत रहने के लिए जाहिर सी बात है, आज आज की तारीख में बहुत सारी चीजें आ गई हमारे आसपास जो कि हमको विचलित करती रहती हैं। सबसे बड़ी चीज जो है ये फोन ही लेकर बैठे रहते हैं, और फोन के साथ हम बहुत सारे विचलित होते रहते हैं। तो इसको 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 कुछ क्षणों के लिए आप प्रयास करिए अपने मन के साथ कि जिस समय आप सब कुछ छोड़ दें, तभी आपका जो मन का या जो वेलनेस है, यानी कि तन और मन की वेलनेस तभी आएगी जब आप शुरू में प्रयास करिए कुछ क्षणों के लिए। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है हमें अच्छी नहीं लगती पर मैं छोड़ देता हूँ। जैसे कहा ना कि गीता में आप छोड़ दीजिए उन चीजों के लिए, तो छोड़ने की कोशिश करिए आप उससे। जहां आसक्ति हुई तो वहां कष्ट होगा, आसक्ति नहीं होने दीजिए। आप दुनिया में हैं, दुनिया में रहेंगे, तो दुनिया के साथ ठीक है कुछ तो आपको लगाव होगा, पर लगाव कितना होना है, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको बहुत तरीके के कष्ट होंगे, चाहे आपको अपने परिवार से हो, अपने संतान से हो, चाहे समाज से हो, और चाहे आपके आसपास के परिवेश से है। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आप कष्ट में रहोगे, और ये कष्ट आपके दिमाग पर आएगा, और दिमाग से आपके ऊपर, ये तन के ऊपर भी आएगा। तन के लिए तो रोज आप योग कर रहे हो,
दवाएं भी मिल रही हैं, बहुत सारी पैथी भी है, जैसे हमारे कमल भाई जी ने बताया कि होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेद भी है, एलोपैथिक भी है, यूनानी भी है, सभी वो हम तन के लिए करते हैं, पर मन के लिए आपको विरक्ति करनी पड़ेगी, और थोड़ी ही देर की विरक्ति करिए, आप धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो आप समाधि की तरफ पहुंच सकते हैं। हम नहीं समझते कि सब लोग समाधि पहुंच जाएंगे या मैं समाधि में पहुंच गया हूं, और कोशिश जरूर करता हूं कि हाँ, थोड़ा ऐसा करा जा सके जिससे कि हम विरक्त होकर के रहें, तो आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मस्तिष्क या मन आपका बहुत संतुलित हो गया, आपने उसको अपने अपने कब्जे में कर लिया, एक अच्छे अश्वारोही के तरीके से, घुड़सवार के तरीके से, या एक महावत के तरीके से, या एक ग्वाले के तरीके से, तो आप अच्छा दूध पा सकते हैं, आप अच्छी शक्ति पा सकते हैं, आप राज्य साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। पर राज्य साम्राज्य कहाँ का, यहाँ का या ऊपर का, ये आपके ऊपर सोचना है। मेरी इतनी ही जो समझ थी, वो समझ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसा ही। धन्यवाद। धन्यवाद भाई मुकुल शर्मा जी। कबीर ने एक बात कही है, जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर छोड़ा फते जगत। तो व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को परिभाषित करता है हमारा व्यवहार, और उस व्यवहार में प्रवृत्ति जगाने के लिए तो बहुत से तरीके हैं। किसी चीज के लिए रुझान पैदा कर देना बहुत आसान है, और जितने भी आजकल हमारे पास चैनल हैं उसमें निवृत्ति की ओर ले जाने वाले सभी हैं। मेरी छतरी के नीचे आ जा। लेकिन संतृप्त की बात, सैचुरेशन की बात जहां आती है, वो युग है जो कहता है कि आप अपने में संतुष्ट होना सीख लीजिए। किसको क्या मिला यहाँ, ये अपनी अपनी किस्मत है, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी इनायत है। दुर्भाग्य वहां आता है जहां पर हम ये देखते हैं कि जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, श्रम जल माने पसीने की बूंदे, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने। तो एजुकेशन लोन मिलने लगा है, हम सब यहाँ जो बैठे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं खेत गिरवी रख करके या जेवर गिरवी रख करके अपनी पढ़ाई पूरी की। पुराने लोग जानते, तब एक ही तरीका था। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस घर की कच्ची पक्की दीवार पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जब हम कुछ बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, बाबू साहब हो जाते हैं, स्मार्ट बॉय हो जाते हैं, तो हम उसी घर की उसी चार दीवारी को, उन्हीं लोगों को थोड़ा सा नीचे आंकना शुरू कर दें। नहीं, आप घर के अंदर बैठो। ये जो एक तुलनात्मक प्रवृत्ति है, आगे बढ़ने की हो है, वही हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बाधित कर रही है, उसको संवर्धित होने से रोक रही है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी प्रतिभा को आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि जहां से सबसे ज्यादा आईएएस पैदा हुए, जहां से, जिस प्रांत से हमारे राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। मैं आमंत्रण दे रहा हूं शशि शेखर जी को, जो कि शशि शेखर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, भगवान शिव का जो स्वरूप है, या तो ध्यान में रहते हैं या अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से उनको आहूत कर रहा हूँ कि वो अपने विचार और अपनी बात हम तक रखे। धन्यवाद। हाँ, काला करण देखिए।
से जुड़ा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जुड़ा हुआ है। हमारी जो मानसिक अवस्था है ये क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्सेस है। जहां तक मैं इसको वैज्ञानिक रूप में सोचता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैं अपने खुद की तरफ से सोचता हूँ कि ये जो हमारी मानसिक अवस्था है ये इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो वेव्स के रूप में चल रही है। इसी इम्पल्स में जैसे हमारी जो 240 220 की लाइंस चल रही है, उसमें भी एक वेव स्ट्रक्चर में चल रहा है इम्पल्स। जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो देखिएगा इम्पल्स जो है वो स्पाइक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारी सोचने की अवस्था जो है इसमें स्पाइक्स भी जनरेट होते हैं जो हमारी मानसिक अवस्था को विचलित करते हैं। ये स्पाइक्स, जो आदमी एक विषय के ऊपर में अलग विचार रखता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो स्पाइक्स जनरेट हो रहे हैं वो स्पाइक्स अलग अलग विचारधारा को जन्म दे रहे हैं। और हमारे जीवन में ये जितने ज्यादा स्पाइक्स होंगे हमारा मन उतना ही विचलित रहेगा और एक ही विषय पर ये स्पाइक्स हमें सब्जेक्टिव बना देते हैं ऑब्जेक्टिव के बजाय। हमारे ऋषियों ने जो वेद लिखे, 20,000 ऋषि सब विषय पर मनन किया और सबके विचार एक ही रहे। कारण क्या था? आज एक छोटे छोटे विषय पे हमारे सबके मतांतर हो जाते हैं, परिवार में मतांतर हो जाता है। कारण क्या है? हमारे 20,000 ऋषि कितने समय के उपरांत भी वो विचार में समरूपता रहेगी जो वेदों में पाया जाता है। तो ये स्पाइक्स हैं, अपने ऋषि ने उन स्पाइक्स को कम से कम कर दिया, जहां तक मैं सोचता हूं। और आज हमारे जीवन में वो स्पाइक्स की भरमार है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे विचार में जो स्पाइक्स आ रहे हैं वो स्पाइक्स रिड्यूस हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पाइक्स कहां कहां से इफेक्ट हो रहे हैं। ये स्पाइक्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर से रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब इफेक्ट हो रहे हैं। इंटरनल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री है उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब यह है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे अंदर की जो क्रिया है, जो इंटरनल फैक्टर है, उसको कंट्रोल करके उन स्पाइक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें जो हमारे जो बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक ही आदमी का कि मानसिक अवस्था सुबह में कुछ और होती है, शांत होती है, दिन में उज्ज्वलित हो जाता है मन, फिर शाम को शांत हो जाता है। तो सारा खेल ये स्पाइक्स का है। और उस स्पाइक्स में ये जो हमारे जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन योग का जो एक पार्ट है क्रिया, उस क्रिया से हम उस स्पाइक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो स्पाइक्स आपके बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं अवचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर कि स्पाइक्स बहुत कम हो रहे हैं। और जब हम अवचेतन अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारी विचारधाराएं जो हैं विचार में परिवर्तन हो जाती है। हमारी जो अवधारणा है वो धारणा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप योग के साथ में
क्रियाओं का अनुसरण करें, ताकि आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये सारे स्पाइक्स कम से कम। धन्यवाद। योग हमारे मन का एक क्या है, संयोग जागृत होता है जब हम शालीमार गार्डन जैसे प्रतिष्ठित इस टाउनशिप में रहने के लिए रहवासी होकर के आते हैं, और दैव योग से हम योगाभ्यासी हो पाते हैं। ये हमारे भाग्य और हमारे सत्कर्मों का परिणाम है कि चाहे रेणु जी के स्तर पर हम देखें कि एक मार्गदर्शक रूप में, संरक्षक रूप में निःशुल्क निस्वार्थ अपनी सेवा देने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, जिजीविषा है, उसके माध्यम से सबको लाभान्वित कर रही हैं। चाहे शेखर जी के माध्यम से देखें, भाई अनिल जौहरी जी हैं, एक हाई में बैंकर रहे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल से उन्होंने आकर के अपने को जो है पूरी तरीके से निवृत्ति की ओर ले जाने की कोशिश की, योग को धारण किया। अब कई बार ऐसा होता है, विषय थोड़ा सा परिवर्तित कर रहा हूँ, कि अगर जयमाल में लेट हो रहा होता है तो नाश्ते का ढक्कन खुलवा दिया जाता है। आज इस नाश्ते का जो मर्म है वो आपके सामने मैं साझा करना चाहूंगा कि आज जो है वो जन्मदिन है कहते हैं किसी का, इस जन्मदिन का हम आनंद लेंगे। दो ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका आज जन्मदिन है, तो मैं भाई विनोद खन्ना जी को अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो समोसा खा रहे हैं कहते हैं। तो प्रीति भाभी जी का जन्मदिन है, उसको हम बाद में मनाएंगे, पहले हम जूनियर आर्टिस्ट को बुलाते हैं, कहते हैं आज मेरी पुत्रवधू का जन्मदिन है। तो मैं आप सबसे इसलिए उसको रूबरू करा रहा हूँ, परिचित करा रहा हूँ, कम से कम सब लोग जान तो लें कि हमारी बहू है कौन, खूब यही। मैं आदरणीय रेणु जी से अनुरोध करूंगा, एक राकेश जी एक वो दीजिए। ये स्मृति ईरानी ना बनती अगर तुलसी ना बनती। सास भी कभी बहू थी, ये गाते गाते वो बहू भी अब सास बनने के लायक हो गई है कहते हैं। ये राजनीतिक प्रदेश है, इनको आशीर्वाद दें। और May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday to मैं मैं अपने सुबह के हमारे जो गाइड हैं, मेंटोर हैं, हमारे जो है वो साथी हैं, भाई विनोद खन्ना जी को बुलाना चाहूंगा, भाभी जी को बुलाना चाहूंगा कि योगा बंद रहता है, इसलिए कल हम लोगों ने गायत्री मंत्र जप लिया था, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि एक तुलसी का पेड़ दे करके वो भाभी जी को जो है वो गौरवान्वित करें। अरे आप ही देंगे, पत्नी आप ही हैं तो आप ही देंगे ना भाई। अरे आप साथ में खड़े हो जाइए, आप दोनों में खड़े हो जाइए। चलिए, अ, वैसे तो बहुत ही जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व है विनोद खन्ना जी का, लेकिन ठीक है, वो चाहते हैं कि आदरणीय रेणु जी ही उनको सम्मानित करें, उनको आशीर्वाद दें। तो ऐसे में अच्छा लगता है कि वो आज पार्टी जो है वो खन्ना जी की तरफ से भी मानी जाएगी। तो संजय जी ने कहा कि कल पार्टी दी जाएगी।
ये आरती का महीना चल रहा है तो हम क्या शुभकामना के जी बिल्कुल बिल्कुल। लिए बोल छेड़ा दिलों ने नहीं तुम्हें और क्या वाह तुम्हें और ले जा। बहुत सुंदर। हमारे पास एक आंसू कवि हैं भाई सुधीर अग्रवाल जी। इनको भी सरस्वती का वरदान मिला हुआ है। इनको सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। ठीक है, तो ऐसी नहीं है कि ये जो है वो धरती के अंदर से फोड़ के निकल आते हैं। तो मैं इनसे कहूंगा कि आज आप कुछ सुनाएं, आज कुछ आप बताएं। धन्यवाद पांडे जी। क्या सुनेंगे, भजन सुनेंगे, गढ़ी सुनेंगे? कुछ भी सुनाइए, जो सुनाइए जल्दी सुनाइए, भोको चाली। एक मैं जगदीश सिंह की गजल सुना रहा हूँ। क्यों सुनाइए जल्दी, नहीं सुनाइए। आप अपने ध्यान से सुनिएगा। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ चले मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, नाम से नाम नाम से जब चला कर तुम ये प्रीत अमर कर दो, मेरे तन मन में आपका सो मेरे मन में आपका जीवन में सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो, जगने की मुझसे मैं हरदम ही सब जीता मुझसे मैं हरदम ही तुम्हारे के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम
मेरा गीत अमर कर दो। हम लोग को हमको जो है बचपन से डालने का शौक है 75 से। सूर्य भाई ने सबको थोड़ी देर के लिए उस माहौल में ले जाकर खड़ा कर दिया कि जिसको हम कह नहीं पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अब अंतिम चरण में हम हैं इस कार्यक्रम के, और आज की अध्यक्षता जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए स्वीकारी है, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन में आज की प्रासंगिकता पर कुछ अपनी बात कहे, आशीर्वाद दें, और फिर अंतिम होगा आभार प्रदर्शन, जिसके लिए भरत त्रिवेदी जी थे हमारे बीच में, हैं यहीं कहीं होंगे तो वही आएंगे। तो हेलो योगा ग्रुप, अब सब थोड़ा चुप हो जाएं, नाश्ता हो रहा है, साथ साथ नाश्ता करते जाइए और थोड़ी सी बात सुनिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब नीचे आए यहाँ पे अपने फ्लैट से। आपने हमें बहुत एनर्जी मिलती है आप सबको मिलके, और सारा क्रेडिट जाता है पांडे जी और सरला जी को, क्योंकि इन्होंने सब किया। सबसे अच्छी बात हो गई उनके बेटी का और प्रीति जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, और बहुत अच्छा लगा। और सब एक बार क्लैपिंग करें उनके बर्थडे के लिए। ये आपको सबको पता ही है, योग योग तो बहुत बहुत ही अपने मानसिकता के लिए भी, आप शारीरिक के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका एक वर्ड भी यही है, योग भगाए रोग, है ना। तो योग जो करते हैं हमारे यहाँ पे निशुल्क योगा हो रहा है वो, लेकिन वही है ना, जिसकी किस्मत में हो वो कर सकता है, हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ 625 के हिसाब से फ्लैट है, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। मैं चाहती हूँ सारे अपने शरीर के लिए योग करें। योग में हम खाली एक वो नहीं करते हैं कि शारीरिक, हमें मानसिक भी बहुत अच्छा मिलता है। हमें यहाँ बहुत एनर्जी मिलती है, हमें अपने दिमाग में बहुत शांति मिलती है। हम जब भजन लगा के अब करते हैं प्राणायाम, तो वो भजन के थ्रू ही हमें इतनी एनर्जी मिलती है, हम इतने मेडिटेशन कर लेते हैं कि हमारा दिमाग इतना इतना ज्यादा हमें स्फूर्ति आती है। सब लोग इतने खुश होते हैं नीचे आके, और सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है, सब बहुत खुश होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ सब आए पधारे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। सुधार है, तुम सुधार है। कहते हैं जो व्यवस्थापक होता है, जो नींव की ईंट होता है, वो अंदर छिप जाता है, हम तंबूरे को देखते हैं। तो ये जो आज का प्रयास था, ये जो प्रयत्न था, वो सिर्फ इस चीज के लिए था कि चलो नींव के पत्थरों को जगाएं। गगन चुंबती भव्य अट्टालिकाओं के सुनहरे तंबूरे, इन्हीं की बदौलत चलो नींव के पत्थरों को जगाएं।
तो भाई अनिल जौहरी जी हमारे बीच में हैं, आप खुद जानते हैं और हम तो मानते भी हैं, और यहाँ दिखा भी कि वो सब सारी व्यवस्था को उन्होंने किया। और तो सुधार इसलिए है, अध्यक्ष ही संबोधन के बाद सिर्फ आभार प्रदर्शन होता है, लेकिन जो भूल हुई है उसको मैं चूक मानते हुए यही कहूंगा कि भाई अनिल जौहरी जी हमारी इस धृष्टता को क्षमा करें और आकर के अपनी बात जरूर कहें 5 मिनट के लिए, क्योंकि इनका रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इनका बोलना और इनकी बात को सुनना हमारे लिए गौरवपूर्ण है। भाई अनिल जौहरी जी। योगा के फूड बहुत सपोर्टिव नेचर है। सबसे बड़ी चीज आप कह दीजिए, उस काम को अच्छे से बहुत तरीके से पूरा करते हैं, इनकी बहुत अच्छी स्टार्ट है। गए विचार जब तक प्रोग्राम अरे मैं ले लूं इस बात से आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आ, मेरे ख्याल से मैं तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार है। आप लोग सब लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि समय बहुत हो गया है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। छोटी सी बात है वो 2 मिनट में कह देंगे। अ, देखिए, हम सब कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग है, जीव आत्मा, यानी जीव और आत्मा दोनों मिला करके ही हम बने हुए हैं। तो जो हमारी जो सारी बातें हम कहते हैं ना कि हमारा मन परेशान है, ये सब चीजें हैं, तो देखिए क्या है, क्या एक छोटा सा अध्यात्म के रूप में देखा जाए तो हमारी जो हमारा जो चला कौन रहा है हमारे शरीर को, मेरी आत्मा चला रही है, और हमारी सारी कर्मेंद्रियों को मेरी आत्मा ही चला रही है। तो आत्मा के अंदर जो है 3 मंत्री हैं। अगर यो देखा जाए, अपनी एक मिनिस्ट्री के तौर पे देखा जाए, तो आत्मा जो है वो हमारे मोदी जी हैं, और उसके अंदर में 3 मंत्री हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। ये तीनों मंत्री हैं, ये आत्मा के आदेश पे काम करते हैं। अब हो क्या रहा है कि सब बड़े परेशान हैं, पूरा जो देश है बहुत परेशान है, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई मोदी जी ने कहा भाई ऐसा है, आज हम बैठक बुला लेते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार की उनका भाई आ जाओ, आज भाई आज हमारी बैठक लेंगे, मीटिंग लेंगे, देखें है प्रॉब्लम है कहाँ, है ना। तो सबसे पहले मन को बुलाया गया। तो मन से पूछा भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या क्यों इतने परेशान रहते हो। क्या मैं क्या करूं, इतनी सारे विचार मेरे आते हैं, मैं रोक ही नहीं पाता हूँ। इतने सारे विचार जब परेशान हुए तो मैं परेशान हो ही जाता हूँ। फिर भाई ठीक है, अब भाई बुद्धि की बात आए, बुद्धि बताओ तुम्हारी संख्या। भाई जो मन सोचेगा उसी को तो मैं देखूंगी, उसी में सोचूंगी कि भाई क्या मैं करना है क्या नहीं करना है। संस्कार तो बेचारा चुपी चा बैठा, भाई ये दोनों निपट जाए तो मेरे पास आएगा, हमें जो कहा जाए वो हम करेंगे करेंगे। तो बहुत ये सब जो चीजें नजर आती हैं, ये बहुत छोटी चीजें लेकिन सच्चाई है। जब कोई भी विचार विचार हमारी जरूरी, बिना विचार को कुछ नहीं कर सकते। ये जो सारा आयोजन है, पहले मन में विचार आया, फिर बुद्धि ने कहा कि हाँ भाई कैसे करना है, और तभी आज हम लोग देख रहे हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है सारा मन है। तो हम 2 मिनट के लिए सबसे चाहेंगे, प्लीज सब लोग बैठ जाएं, सब लोग प्लीज बैठ जाएं। बस 2 मिनट मैं लूंगा, प्लीज बैठ जाइए, बैठ बस 2 मिनट के बाद मैं, आइए बैठ, प्लीज बैठ, ठीक है। तो 2 मिनट बैठ करके हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। तो आज हम जो है थोड़ा सा अपनी हल्की सी आंखें बंद कर लें, और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस धीमे धीमे भरेंगे और छोड़ेंगे।
अपना ध्यान चारों तरफ से समेटते हुए माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे ले आएंगे, जहाँ हमारी आत्मा का निवास है। परमात्मा जो हमारी आत्मा का पिता है, वो इस आत्मा को देख रहा है कि मैंने जब तुझे भेजा था इस शरीर में तो बिल्कुल साफ सुथरी, कुछ भी तुम्हारे अंदर कमी बेसी नहीं थी। आज जो तुम्हें खेलते खेलते जैसे बच्चा होता है गंदा हो जाता है, तो परमात्मा मेरी आत्मा को साफ करने के लिए आए हैं। देख रहे हैं आत्मा में बहुत सारी धूल जमी है, बहुत सारे पुराने विचार, पुराने संकल्प, पुरानी यादें जो आत्मा को परेशान कर रही हैं। परमात्मा ध्यान से इस आत्मा को शक्ति दे रहे हैं, और ये जो पुरानी पड़ते हैं, पुरानी यादें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, परमात्मा इस धूल की परत को निकाल रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और इस आत्मा को पूरी तरह साफ कर दे रहे हैं। और उसकी जगह इस आत्मा में जो हमारे मूल गुण थे उनको फिर से प्रज्वलित कर रहे हैं, हमारी आत्मा में प्यार को भरपूर कर रहे हैं, हमारी आत्मा में शांति को भरपूर कर रहे हैं, हमारी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे की तरीके से उसको गुणों से पूरी तरह से सुशोभित कर दे रहे हैं, और आखिरी में एक मुस्कान का तिलक मेरे माथे पे लगा रहे हैं। अब मैं आत्मा अपने आप को बहुत शांत, शक्तिशाली और भरपूर महसूस कर रही हूँ, आनंद से भरपूर, खुशी से भरपूर। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 सुंदर। इसी की कमी थी जिसको भाई जौहरी जी ने पूरा किया, क्योंकि बिना ध्यान के योग पूरा होता ही नहीं है और धारणा तक हम आप पहुंचे। एक और विचार मेरे मन में अभी आया है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन पद्धति कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आत्मशोधन संस्थान नाम से मैंने 1993-94 में इसको गठित किया था। तब से ये अपनी एक गतिविधि, प्रमुख गतिविधि यही है कि हम स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि उस समय एक आवश्यकता थी। विश्व बैंक का नारा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नारा था कि 2000 एडी तक सबको स्वास्थ्य। तो निश्चित रूप से औषध सेवन से स्वास्थ्य नहीं पाया सकता था। रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, थिंकिंग एंड रॉन्ग लिविंग इज कॉज ऑफ डिजीज। तो गलत आहार व्यवहार के कारण से जो रोग हमें होते हैं उसके निवारण के लिए एक कार्यक्रम हमने शुरू किया था। आज से एक बल मिला है, आज से एक पुष्टि मिली है कि ठीक है, इस विषय पर हम महीने में एक बार बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, कहते हैं। और जो लोग हैं, जो लोग आज नहीं भी हैं, जिसका भी जन्मदिन होगा उस महीने में, उस दिन हम उसको आपस में बैठ करके एक आनंद उत्सव मना लेंगे। घंटे आधे घंटे के लिए सब समय दे सकते हैं। हाँ, शाम को 4 बजे फिर से मनाएंगे। मन से आह्वान कर दे तो सभी को आभार देने के लिए हम अपने लायंस क्लब के फाउंडर चेयरपर्सन CAGP गुप्ता जी से अनुरोध करेंगे कि हालांकि ये आभार प्रदर्शन है, आभार ज्ञापन है, लेकिन इसमें लायंस क्लब है क्या
इसमें शेर कैसे आदमी बनता है और कैसे महसूस करता है, आप थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें और सबका आभार प्रदर्शित करें। बुलवा रहे, बुलवा रहे, बुलवा रहे, बुलवा दी। बोल बोल तू बोल बोलो बोलो क्या बोलो। हम नहीं बोलेंगे। बना दे, मैं डाल देता हूँ। नमस्कार। सुन रहा है? हेलो हेलो, नमस्कार। ठीक है, आवाज आ रही? ठीक है, नमस्कार। मैं लॉयन सीए जीपी गुप्ता प्रकाश क्लब का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारे सबसे पहले जो धन्यवाद के लिए बोला गया है, मैं उसको पूरा करने का से पहले मैं अपने क्लब का परिचय आपको देना चाहूंगा। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल 1917 में शुरू हुआ और आज 108 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगभग 205 कंट्रीज में ये समाज सेवा का कार्य कर रहा है और लखनऊ में लॉयंस क्लब प्रकाश अपने डिस्ट्रिक्ट 321B1 के माध्यम से यहाँ पे समाज सेवा के विभिन्न आयाम को करने का एक छोटा प्रयास कर रहा है। मेरे क्लब का नाम जिस प्रकार से प्रकाश है, उसी के हिसाब से हम लोग समाज में अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न सामाजिक मुद्दों के ऊपर, और साथ में जिस प्रकार का भी हम छोटे से बूंद की तरह हम समाज सेवा कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जो है वो गिलहरी जो है वो समुद्र से थोड़ा सा एक बूंद लेकर के पानी लेकर के आगे जा रही थी, तो एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या कर रही हो, इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोली वो ठीक है, लेकिन जो ये मछली जो यहाँ से उसको क्या कहते हैं कि यहाँ बाहर आ गई है किनारे की तरफ, और उसको मैं वहाँ उसके तरफ डाल रही हूँ, और जिससे कि वो क्या कहते हैं जीवन दान मिल सके। और जो यहाँ पौधे जो यहाँ पे मर गए हैं, ये जो जीव जंतु हो गए हैं, उनको जीवन दान देने का प्रयास करें। तो गिलहरी प्रयास है हम लोगों का। इस गिलहरी प्रयास के उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा एक कार्यक्रम किया। हालांकि हम लोग अ, लगभग 50 शालीमार गैलेंड पे, जैसे आपने कहा रेणु जी ने कि शालीमार गैलेंड में तो बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं 50-60 लोग जो भी उपस्थित हैं, उन तक ही अपना उद्देश्य और संदेश पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद इस बात की है कि जैसे कहते हैं ना, अलख जलती है तो वो अलख प्रकाश फैलाती ही है। तो 1 से 2, 2 से 3 आगे ये बात लोगों तक पहुंचेगी। और हम लोग मानसिक स्वास्थ्य में, जो कि योगा यहाँ होता ही है, तो लोग इस पे अपने अपने तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य को संवर्धित करने के लिए उसके लिए प्रयास करेंगे और लोगों को भी इसमें जोड़ते रहेंगे। उसके लिए हम लोगों का छोटा प्रयास, हमें लगता है कि इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने ये इस कार्यक्रम में आप लोग आए और आप सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे विशेष आभार अपने हमारे क्लब के अध्यक्ष मदन मोहन पांडे जी को और सरला भाभी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को विचार से कार्य रूप में परिवर्तित किया। क्योंकि विचार, जैसे अभी रंजू जी ने बताया कि विचार आते हैं तो बुद्धि और फिर संस्कार आगे उसके कर्म में आगे परिवर्तित होते हैं। तो इसमें जो विशेष सहयोग आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और रेणु जी को, जो आपने जो है इसमें अध्यक्षता की और लोगों को जोड़ा, इसमें सब लोग आए आपके आह्वान पे, पांडे जी के आह्वान से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को पता चला अभी रेणु सल्ला भाभी के माध्यम से कि आपके यहाँ भी जो है वो इंटरनेशनल मतलब ऑनलाइन योगा के माध्यम से आप योगा भी कराते हैं। ऑनलाइन योगा भी है, ऑनलाइन नहीं, जोरी साहब के माध्यम से। तो इस तरह से मतलब जो है और भी लोग जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है वो भी योग कर पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मुकुंद शर्मा जी ने अपने हिसाब से जो बातें कही, बहुत अच्छी मतलब बातें कही।
विजय सर, अगर आपने आज के पूरे वक्तव्य को देखा हो तो जिस प्रकार से बातें होती है ना कि मन, कर्म, विचार, हर व्यक्ति ने अपने अपने जो उसके विचार थे, उसके जो अनुभव थे, जो उसकी अपनी पहचान थी, जो उसका पीछे का एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से अपने आप को बात बताने की प्रयास किया। जैसे हमारे विवेक शायद जी ने, क्योंकि मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, तो आपने कितने सदे हुए तरीके से मैथमेटिक्स में बैलेंस कर दिया कि भाई कितना लेना है कितना देना है बता दिया। उसी तरीके से अनिल जोड़ी जी ने जो बात कही, वो मंदबुद्धि, पूरी बुद्धि के संस्कार की बात कही। हमारे विवेक साहे जी ने अपनी बात कही। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कही। हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहब इस समय नहीं है, चले गए हैं मेरे ख्याल से शायद, उनकी एब्सेंशिया में कमल जी को गए थे, मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत करी कार्यक्रम की, और उसमें जो भावनाएं और उन्होंने जो बातें कही कि किस प्रकार से रोग होता है, रोग कैसे होता है, किसको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो क्यों होता है और क्या बोला। तो ये अपने अपने विचार करने का एक तरीका है। मुझे बहुत इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि इन सब बातों को सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देंगे और उस पर प्रयास जारी रखेंगे। हम लोग वैसे भी प्रयास करते ही हैं, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इसमें विशेष जो आवश्यकता है वो हमको अपनी नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। आज ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जो बात की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा, देना चाहता हूँ कि 205 कंट्रीज में 4 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 205 कंट्रीज में ये वीक रखा गया है। उसी वीक के तहत हमने पंडित जी से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ भी हम एक छोटा सा इस प्रकार का आयोजन कर सकें और लोगों के साथ जुड़ सकें। ये प्रयास था आप सबसे जोड़ने का, आपसे बात करने का, आपसे इस अपने क्लब के माध्यम से। हमारे यहाँ पे क्लब के बहुत से सदस्य यहाँ पर हैं। हमारे सी ललित गुप्ता जी हमारे क्लब के सदस्य हैं, मेंबरशिप चेयरपर्सन है। हमारे संजय अग्रवाल जी जो है, वो संजय अग्रवाल जी जो है, सी संजय अग्रवाल जी, वो सर्विस चेयरपर्सन है। नीलू भाभी जी यहाँ पर है। ग्रेस जोकोर से राखी जी यहाँ पर है। इस प्रकार से कई मेंबर हैं। तो हम लोग और भी लोगों के साथ जुड़ करके समाज सेवा का काम करना चाहेंगे। हमारे संजय अरोड़ा जी जो है ट्रेजरर हैं। हमारी मैडम अंजू गुप्ता जी इस क्लब की इस समय सेक्रेटरी हैं। तो हम लोगों का जो मिशन है, अगर आपने देखा होगा, एक छोटा सा किनारे से लिखा हुआ, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते कदम। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग इसमें क्या करते हैं। हमारा जो विशेष, हमारा जो इसमें हम लोग मुहिम चला रहे हैं, वो चला रहे हैं नेत्रदान महादान। आज अगर देखा जाए तो लगभग जो स्टैटिस्टिक डेटा है वो जिस प्रकार का है कि लाखों लोग जो हैं वो अंधत्व से गुजर रहे हैं। और किसी को भी अगर एक बार आप अपने आंखों पर एक पट्टी बांध करके देखें और 10 मिनट 15 मिनट भी कोशिश करें कि हम इसको चल पाएंगे, वो संभव नहीं हो पाता। तो सो कल्पना करिए कि जो लोग देख नहीं पाते हैं उनका जीवन कैसे होगा। और इस उनके जीवन में जो प्रकाश उजाला ला सकते हैं वो केवल एक ही वजह से ला सकते हैं, हम अपने जीवन का जब प्रारंभ हो रहा है, हमारी परिवार में हमारे किसी के लिए हो रही है, हमको भी कहीं ना कहीं, जैसे सबने कहा जाना ही है, आपने बोला कि कहीं जाना ही है, अब तो घर जाना है। तो जब जाने के बाद इस आंखों को न जलाइए न दफनाइए, इनको किसी दूसरे को दान कर दीजिए जो इसका हकदार है। यदि किसी भी एक मनुष्य के जिसकी डेथ होती है, उसके दो आंखों की जो कॉर्निया है, जो काले रंग का भाग हम देखते हैं आंखों में, उसको, उसकी कॉर्निया को अगर हम दान कर देते हैं तो 4 लोगों को हम रोशनी दे सकते हैं। 4 लोग अपने जीवन में उजाला प्रकाश ले सकते हैं। इसके लिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। साथ क्यों दें? इसलिए दें क्योंकि आप लोग समाज के वो प्रतिष्ठित लोग हैं। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत अपना वो किया हुआ है, और कम से कम 500 से अधिक लोगों को तो हम जानते ही हैं। उनमें ये संदेश वहां तक पहुंचाइए। और अगर उनके परिवार में, उनकी जगह पे किसी को भी कहीं डेथ हो रही है, तो आपके इस मैसेज के माध्यम से
अगर वो नेत्रदान करने के लिए, महादान के लिए उत्सुक होते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी मना सेवा होगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो सिर्फ संदेश को फैलाना है और लोगों को कन्विंस करना है। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 15 साल से 20 साल से हम इस नेत्रदान के अभियान को कर रहे हैं, और इसमें जो स्टैटिस्टिक्स डाटा है वो आपको बताना चाहेंगे कि लगभग हम 50 से अधिक नेत्रदान करा चुके हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरा भी एक पास है, लगभग 150 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका हम नेत्रदान नहीं कराते। उनके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहला कारण ये कि सूचना देर से मिले, क्योंकि आंखों का जो नेत्रदान है वो 6 घंटे के अंदर ही हो सकता है। नेत्रदान की जो टीम है वो 3 घंटे के अंदर आ जाएगी, और 3 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी है। तो डेथ के 3 घंटे के अंदर सूचना देनी है, और 3 घंटे के अंदर नेत्रदान की टीम हॉस्पिटल, घर, कहीं भी आपके पास आ जाएगी, और वो नेत्रदान का अपना कार्यक्रम पूरा करके 10 मिनट के अंदर चली जाए। लेकिन सूचना लेट मिली, नहीं कर सकते। दूसरा, हमने बात करी लेकिन उनके परिवार के सदस्य राजी नहीं हुए। तीसरा, एक जो आज के समाज की मजबूरी है जिसमें हम नहीं कुछ कर सकते कि साहब उनको बहुत ऐसी बीमारियां थी, कैंसर था या कोई और प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका कॉर्निया हम नहीं ले सकते। तो ठीक है, जो वो लोग छूट जा रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो 2 चीजों पे जो कंसंट्रेट करना है वो ये है कि हम समय से सूचना मिल जाए और लोगों को पहुंच जाए। उसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। जहां जहां भी, यदि एक बात मेरे पिताजी बड़ा अच्छा कहते थे, पिताजी भी मेरे कहे थे, जो है वो अध्यक्ष थे अपनी कॉलोनी में, जैसे आपकी आरडब्ल्यू है वैसे हमारी जो कॉलोनी जहाँ हम रहते थे उसके अध्यक्ष थे। तो डीसी के कमरे में धड़धड़ाते घुस जाते थे। अगर 5 मिनट भी वेट करना होता तो खड़े होकर के अंदर चले जाकर के बोलते थे कि क्या बात है भाई, हम लोगों को कहते आप समय नहीं देंगे। तो डीसी कहते थे कि कहते आइए ये बैठिए, और पूरी बात सुनते थे। तो पिताजी हमसे कहते बेटा ऐसा है, उस समय मैं लगभग 12, 13, 15 साल का रहा होगा, तो कभी साथ में तो जाना ही होता था। तो उनसे जब बात करी तो बेटा तुम नहीं कर सकते ये काम, क्यों नहीं कर सकते हो? जो हमारी उम्र में हम कर सकते हैं और धड़धड़ा करके डीसी कमरे जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते। जैसे अंदर जाओगे वैसे डांट खा जाओगे, ये कैसे लड़के चले आए। तो ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपकी उम्र में अगर आप कुछ कहते हैं तो आपकी बात का प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव, आप कहते हैं तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, बात मानते हैं। तो इसलिए आप इसको प्रयास कर सकते हैं, और आप हमारे इस मिशन में एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बातों से अपने बात को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए और आप सब लोगों ने ये कार्यक्रम किया। पुनः आप सब वक्ताओं को और पाटिल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। राघवी जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष को उपहार लाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो लोग भी नेत्रदान का फॉर्म संकल्प करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है तो पांडे जी से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास फॉर्म है और वो नेत्रदान का संकल्प का फॉर्म भर करके हमको दे सकते हैं। तो हम उसको आई बैंक मेडिकल कॉलेज में दे देंगे और वहां से आपको एक कार्ड इशू हो जाएगा। लेकिन हालांकि ये बात बताना जरूरी भी है कि अगर संकल्प आपने नहीं भी किया है तो भी कोई परेशानी नहीं है। डेथ के बाद हम बिना संकल्प के भी नेत्रदान का कार्यक्रम हो सकता है। धन्यवाद। अगर जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है वो भी कर सकते हैं। कैटरेक्ट ऑपरेशन की वजह से बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, उनके क्या प्रोविजन और कहाँ एडमिशन कराना है? हाँ, जो अभी आपने बात कही कि फुल बॉडी डोनेशन के लिए केजीएमसी में ऑटोनॉमी डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो डॉक्टर है उनका मैं नंबर पांडे जी को दे दूंगा और मैं फॉर्म भी जारी कर भेज दूंगा आपको। तो फॉर्म भर करके हमको दे दीजिए, हम उसको आपको सबमिट करके उसका सर्टिफिकेट दे देंगे। प्रधान में जानिए कि जो कोई पर्सन जो है वो फुल बॉडी डोनेट करना चाहता है, वो क्या क्या लाभ है, वो किस तरीके से उसको आगे कॉलेज जो है वो आगे बढ़ाता है? देखिए, जो हम लोग फुल बॉडी डोनेशन कर रहे हैं उसका केवल एक ही लाभ है, वो ये है कि हम जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको हम लाइव देते हैं, बस। इसके अलावा
इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेज मतलब हमारे मोदी जी ने खुलवा दिए हैं। अब मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा है और वहाँ पे बॉडीज कम है, तो इस मुहिम की इसलिए आवश्यकता है। वाकई इसके लाभ हुए। कामयाब होगी, जरूर कामयाब होगी इस मुहिम में, ये जरूर कामयाब। इसको भी जोड़िए आप। ये मुहिम के लिए सबसे पहले मेरा इस काम के लिए आप सब कामयाब हो। इसके बाद के गाना भी गाएंगे। किसी को बचाइए, पानी को मैं सेंटर करूंगा और वो एक टीम करेंगे वो जो है ये बड़ी रेशन के लिए जो है।